आज के शो में पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया, आईएमएफ से बड़ी खबर आ गई। मुआहदा तय, आईएमएफ पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर्स देने पर रजामंद। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में अहम फैसले। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, पाकिस्तान और आईएमएफ के माबैन बिल आखिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है। 7th और 8th रिव्यू के हवाले से, एक्सटेंडेड फंडेड फैसिलिटी के हवाले से बिल आखिर उस बड़ी खबर जिसका इंतजार किया जा रहा था वो खबर आ चुकी है। इस खबर के आने से पहले कुछ प्रायर एक्शंस भी हुए, लेकिन आगे का रास्ता भी इंतहाई कठिन और मुश्किल है। पहले थोड़े सियासी मामलात पे बात कर लेते हैं। हमने ये देखा कि इस आईएमएफ प्रोग्राम को लेकर और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को लेकर भरपूर तरीके से सियासत की गई। हमने ये तो देखा कि पाकिस्तान एक बहुत ही नैरो स्केप था, यानी पोजीशन हमारे इंपोर्ट कवर्स इतने अच्छे नहीं थे, डिफॉल्ट रिस्क बढ़ रहे थे, यूरो बॉन्ड लीड्स बढ़ रही थी। लेकिन कहा यह गया साबका हुकूमत यानी साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ से मुसलसल के मौजूदा हुकूमत ने ये 1.5 से 2 माह के अरसे के दौरान मईशत का ये हाल कर दिया है कि मईशत डिफॉल्ट या खुदा ना खास्ता पाकिस्तान श्रीलंका बन सकता है। बार बार इस नैरेटिव को दोहराया गया, बार बार ये दोहराने की कोशिश और ये साबित करने की कोशिश की गई कि मौजूदा हुकूमत, जिसको ये इंपोर्टेड हुकूमत कहा गया, कि इसके आने से या रिजीम चेंज होने से पाकिस्तान की मईशत मुश्किल में आ गई और पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के चांसेस बढ़ गए, खुदा ना खास्ता श्रीलंका जैसी सूरत हाल होने के चांसेस बढ़ गए। मैं एक बार आपको सुनाता हूं कि इमरान खान साहब इस बारे में क्या कहते रहे, ताकि आपको पता चले कि अपोजिशन का नैरेटिव क्या चल रहा था। लेट्स से दिस। ये अगर आप जो भी ऊपर बैठ के ये कर रहे हो, वो जरा श्रीलंका के सीन देख लो। वो छुपते फिर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर के घर से को क्या हुआ, आग लगा दी। प्रेसिडेंट डर डर के बड़ी मुश्किलों से मुल्क से बाहर भागा जान बचा के। तो ये याद रखो, ये दिन यहां भी आ सकते हैं। यही नहीं, बल्कि अगर हुकूमत की तरफ से बात करें तो हुकूमत भी सख्त नाला नजर आ रही थी। आईएमएफ कठिन से कठिन फैसले करा रहा था, जिससे हुकूमत की अवामी मकबूलियत पर बुरा असर पड़ रहा था। और इस कंसर्न का इजहार मुख्तलिफ वफाकी वज़रा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और प्रेस टॉक्स में करते आ रहे थे। कुछ ही दिन कबल वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से आईएमएफ और आईएमएफ प्रोग्राम और इसकी कठिन शराइत के बारे में क्या कहा गया था, जरा ये भी सुनते हैं। कि बात बन नहीं पा रही, बावजूद तमाम तर कोशिश के आईएमएफ के साथ जो उन्होंने वायदा किया है, आईएमएफ हमारी नाक से लकीरें भी निकलवा चुका है और हमें तिगनी का अनाज भी निचवा चुका है। तो ये तो है सियासी सूरत हाल इस हवाले से, लेकिन यकीनी तौर पर यहाँ से भी आगे रास्ता कठिन है। पाकिस्तान क्या डिफ़ॉल्ट रिस्क के डिफ़ॉल्ट से चांसेस से पूरी तरह निकल चुका है? हम स्टेबिलिटी की तरफ हैं? माशी सूरत हाल कहाँ खड़ी है? इस पर इस प्रोग्राम में तफसीलन बात करेंगे। लेकिन कुछ नुकात आईएमएफ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के आपके सामने रखते चले। इस एग्रीमेंट में 5 अहम नुकात जिनके ऊपर कहा गया है कि पॉलिसी प्रायोरिटीज़ हैं आईएमएफ की, उनका तस्करा पहले करते चलें। उसमें पहला तस्करा है पाकिस्तान के माली साल 2023 के बजट का, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन पर और स्टेटफास्ट इम्प्लीमेंटेशन पर जोर दिया गया है। इसमें अहम तरीन नुकता प्राइमरी सरप्लस का है, जिसका टारगेट 0.4% तक तजवीज़ या रखा गया, 0.4%। इसी तरह से इसके बाद दूसरा अहम जिक्र पावर सेक्टर रिफॉर्म, सर्कुलर डेट, क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स का, एनुअल रिबेसमेंट का और साथ साथ टाइमली एडजस्टमेंट्स इन पावर टैरिफ्स का है, जिससे खदशा का इजहार किया जा रहा है कि पाकिस्तान में बिजली के टैरिफ्स में शायद मजीद इजाफा होगा। उसके बाद तीसरा अहम तस्करा मॉनेटरी पॉलिसी का है, जिसके बारे में रिसेंटली हमने देखा कि इजाफा हुआ और 15% पर पहुंची, जिस पे कहा गया आईएमएफ की तरफ से कि ये अप्रोप्रिएट भी था और नेसेसरी भी था, और बेस्ड ऑन हेडलाइन इन्फ्लेशन जो 20% से ज़्यादा रही थी, ये करना ज़रूरी था। और आगे भी कहा गया है कि ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी होगी जो आपकी इन्फ्लेशन को मॉडरेट रखने की कोशिश करेगी इन द नियर मीडियम टर्म। इसी के साथ साथ जो सोशल सेफ्टी नेट्स का तस्करा किया गया है, और फिर गवर्नेंस के बारे में कहा गया है, जिस पर हम तफसीलन बात भी करेंगे, क्योंकि इसमें एंटी करप्शन लॉस का भी तस्करा इस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के हवाले से प्रेस रिलीज जो आईएमएफ की आई है इसमें किया गया है। मिस्टर डॉक्टर फारूक सलीम साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर माशी तज़यनिगार हैं। डॉक्टर आबिद सुहरी साहब एसडीपीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, माहिर मईशत हैं, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब आप फरमाइएगा कि ये तो पहले बताएं कि हम ये एक नैरो स्केप था,
हम बच गए डिफॉल्ट से। इमरान खान साहब, पीटीआई तो मुसलसल ये बयानियां देती रही कि इस हुकूमत ने 1-1.5 माह के अंदर ऐसी माशी सूरत-ए-हाल कर दी है कि मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, पाकिस्तान खुदा न श्रीलंका बन गया, डिफॉल्ट हो गया, खुदा न खास्ता मुल्क को खतरा हो गया, सालमियत तो खतरा हो गया, माशी सालमियत खतरे में आ गई। ये सब हकीकत थी और क्या अब हम इससे निकल गए हैं या ये एक नैरेटिव फेक था? क्या था ये फरूख सलीम साहब? देखिए, 2 हक़ाइक़ अप्रैल ये मैं कह रहा हूँ कि उस दिन वज़ारत क्या मिल रहा था। 2 हक़ाइक़ सामने रखे हुए, एक तो इशारिया अरब डॉलर खजाने जिसके 5 या 6 से ज़्यादा उसका के पास हकीकत ये थी कि तकरीबन तिजारती खजाने तो हक़ हैं और चीज़ों में जो हदियाँ हैं ये लगी श्रीलंका बनने वाला है और पाकिस्तान आलमी मंडियों में पाकिस्तान के पहले हफ्ता अप्रैल में आप चेक कर लें 28% चली गई जी। अब जो ऐलान सामने आया है कि स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो, तो ये लेवल का एग्रीमेंट जो है जो बोर्ड IMF उसको कर देता है, तो फिर जो एक साथ की है वो वसाइल है वो पाकिस्तान को करने के काबिल हो पाए। तो ये क्लियर है कि IMF के बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो नीड टर्म चैलेंज जिसको हम कहते हैं का सबसे बड़ा चैलेंज था अवॉइड करने का। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान खतरे से निकल गया है, तो ये बात होगी। अच्छा फरूख साहब, ये जो यहाँ तक जो आपने गुफ्तगू की, अगर हम रिकनेक्ट कर सकें, आपका थोड़ी सी आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रही है, ताकि और बेहतर आप तक हमारी कम्युनिकेशन हो सके, हम रिकनेक्ट भी करते हैं। आपने कहा कि अभी हम खतरे से टले हैं। आबिद सुरैई साहब, आपकी नज़र में आप बताइएगा, आपका नुक्ता नज़र क्या है? क्या वाकई में खदशा था खुदा न खास्ता कि हम श्रीलंका बन जाए, पाकिस्तान सिविल वॉर हो जाए, वहाँ जैसी सूरत हाल हो जाए, और अब क्या ऐसा खदशा है जो IMF प्रोग्राम की खबर आ चुकी है इसके बाद? सुरैई साहब देखिए, सबका मेरा ख्याल कि पाकिस्तान का कोई डिफ़ॉल्ट का कोई खदशा कभी था, और उसकी वजह और ना पाकिस्तान श्रीलंका बनने के करीब जा रहा था, और उसकी वजह ये थी, और मैं इसको बारहा दोहराता रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसकी खसूसियात और श्रीलंका की इकॉनमी की खसूसियात वो कतई तौर पर 2 मुख्तलिफ इकॉनमीज़ हैं। पाकिस्तान माशाल्लाह $325 बिलियन की इकॉनमी है, श्रीलंका $80 बिलियन की इकॉनमी है। श्रीलंका की जो मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज था वो रेमिटेंसेस और जो टूरिस्ट थे उनकी था आमतौर पे। पाकिस्तान के पास डाइवर्सिफाइड सोर्सेज हैं, एक्सपोर्ट्स भी हैं, रेमिटेंसेस भी हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो के नहीं रही, लेकिन लैंडिंग पाकिस्तान का पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड था, तो इससे उस तरह का खर्चा नहीं था। लेकिन जो पिछले 2-3 माह में IMF प्रोग्राम की रिजम्पशन में जो ताख़ीर हुई, उसका खुमियाजा पाकिस्तान के रुपए की कदर ने भुगता। अगर ये आते ही यानी अप्रैल में ही हो जाता तो रुपया जो है वो आज 185-180 रुपये पर डॉलर होता। आज रुपया जो है वो 210 रुपये पर डॉलर तक जा चुका है। तो ये जो ताख़ीर का सिलसिला था, इसमें रुपया जो है ये हिट हुआ है। दूसरी बात यह है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है अभी भी ये ट्रांच की रिलीज से काफ़ी दूर है, काफ़ी फासला है, और उसकी वजह है कि अभी पाकिस्तान ने जो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ है उस पे साइन करना है, लेटर ऑफ इंटेंट पे साइन करना है, और उसके बाद ये MEFP और लेटर ऑफ इंटेंट ये बोर्ड को पेश होते हैं, और उससे पहले पाकिस्तान ने प्रायर कंडीशन जो हैं वो पूरी करनी है। MEFP का मैं अगर बताता चलूँ नाज़रीन को, तो ये एक तमाम मुआशी और इक़्तिसादी पॉलिसीज़ जो हैं उनका एक मजमुआ होता है, ये डॉक्यूमेंट, जिसमें टेबल 1 जो होता है वो उसमें तय किया जाता है कि आपके इकोनॉमिक टारगेट्स क्या होंगे, यानी ज़र मुबादला का टारगेट क्या होगा, आपका GDP ग्रोथ रेट क्या होगा, आपका डॉलर जो है वो अगले साल कहाँ पे रहेगा, आपकी इन्फ्लेशन कहाँ पे रहेगी, और जो टेबल 2 होता है वो तमाम प्रायर कंडीशंस होती हैं। तो वो सारे के सारे स्ट्रक्चरल बेंचमार्क जो कि अचीव नहीं कर सकता पाकिस्तान,
पिछले रिव्यूज में वो प्रायर एक्शन बन जाता है। तो पाकिस्तान को बोर्ड में जाने से पहले अभी प्रायर एक्शन अपने पूरे करने हैं और ये इसमें मजीद अभी अच्छा 3-4 हफ्ते आप कह रहे हैं कि ट्रांच मिलने में 3-4 हफ्ते मजीद लगेंगे पाकिस्तान पेश हो सके। ब्रेक के बाद आते हैं नाज़रीन, आज नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास भी हुआ है। IMF की तरफ से एंटी करप्शन लॉज के ऊपर भी यानी गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने की बात भी की गई है। वो क्या बात है, क्या IMF चाह रहा है, इस पर भी तफसीलन बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में आपके सामने पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस जो कि अब टल चुके हैं इस पर गुफ्तगू हो रही है। श्रीलंका बन जाएगा, हर तरह का नैरेटिव आया पाकिस्तान के बारे में। माशी सूरत हाल अबतर है लेकिन इसको मज़ीद अबतर बना के दिखाने की कोशिश भी की गई। फैक्ट्स क्या हैं, फिगर्स क्या हैं, आपके सामने हम रिपोर्ट कर रहे हैं और नैरेटिव सियासी क्या हैं वो भी आपको बता रहे हैं। साथ साथ इस प्रोग्राम के अंदर आगे जिन मुश्किलात की निशानदेही की गई है वो क्या आएंगी उस पर भी तफसीलन गुफ्तगू हो रही है। IMF ने आज गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने की बात अपनी प्रेस रिलीज में की है। आज ही नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में नैब जो तरमीम है उस हवाले से एक कमेटी के क़याम की मंजूरी दी गई। आज नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में DG हेडक्वार्टर इस्लामाबाद की सरबराही में एक कमेटी कायम की गई। इस कमेटी के अंदर ऑपरेशन डिवीजन के डायरेक्टर, प्रोसिक्यूशन डिवीजन के लीगल कंसल्टेंट, ऑपरेशन डिवीजन नैब हेडक्वार्टर्स के मुताल्लिका डेस्क ऑफिसर्स शामिल होंगे। कमेटी जारी इंक्वायरीज में और इन्वेस्टिगेशंस का नैब के नए तरमीम शुदा एक्ट 2022 की रोशनी में जायजा लेगी। इस कमेटी में मुताल्लिका इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस नैब के नए तरमीम शुदा एक्ट 2022 के तहत जारी रखने, बंद करने या मुताल्लिका महकमा कानून के को उस पर भिजवाने के उसके सिलसिले में अपनी इब्तदाई रिपोर्ट जो है पेश करेगी कि आया इसको आगे भेजा जाए या ना भेजा जाए। इसी तरह आज नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में कुछ अहम फैसले हुए। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में फैसला हुआ कि मराज सैयद साबिक चीफ हाइड्रोग्राफर गवादर पोर्ट अथॉरिटी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी जाए। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल 794 मिलियन रुपीस मुबैना तौर पर कहा गया जी कि उन्होंने नुकसान पहुँचाया। आज नैब ने कुछ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज अदम शवायद की बुनियाद पर बंद भी की, जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इंतजामिया, कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, गिलगित बल्तिस्तान के अफसरान के खिलाफ तहक़ीक़ात, बैरिस्टर शेख आबिद वहीद साबिक MD पाकिस्तान बैतुल माल के खिलाफ तहक़ीक़ात बंद करने की। आज प्रेस रिलीज के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो नाज़रीन बंद करने की ज़्यादा डिटेल्स हैं, खोलने की एक आध या रेफरेंस एक आध ही था। मेजर रिटायर्ड सैयद खालिद शाह के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं सलीम हसन वट्टू साबिक DG पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने का फैसला। जुल्फ़िकार घुम्मन DG स्पोर्ट पंजाब के खिलाफ तहक़ीक़ात की बंद करने की मंजूरी। मोहम्मद रमज़ान आवान साबिक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सिंध के खिलाफ भी तहक़ीक़ात बंद करने की मंजूरी दी गई। प्रोफेसर रिटायर्ड डॉक्टर आज़म हुसैन यूसुफानी वाइस चांसलर पीपल्स यूनिवर्सिटी के खिलाफ तहक़ीक़ात बंद करने की मंजूरी दी गई। अकबर दुर्रानी साबिक सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट हुकूमत बलूचिस्तान के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दी गई। जबकि पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी पेशावर के एहलकारों के खिलाफ भी तहक़ीक़ात बंद करने की मंजूरी दी गई। अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के अफसरान के खिलाफ भी तहक़ीक़ात बंद करने की मंजूरी दी गई। शाहिद हुसैन असद साबिक एडिशनल सेक्रेटरी वजारत ख़जाना इकनॉमिक अफेयर्स स्टैटिस्टिक्स एंड रेवेन्यू के खिलाफ डिवीजन के खिलाफ भी तहक़ीक़ात बंद करने की आज मंजूरी दी गई। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूँगा। आज IMF भी कह रहा है कि वी हैव टू स्ट्रेंथन गवर्नेंस और उसमें मिटिगेट करप्शन, और फिर आगे वो कहता है कि कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ एंटी करप्शन लॉज। तो ये किससे इससे मुराद क्या है और इस आगे के ये जो लॉ आज ये स्क्रैप हो जाएगा, क्या होगा? IMF चाह क्या रहा है आखिरकार? देखिए, IMF जो कह रहा है कि अपने मुफाद में अच्छा एक ढांचा जो हमारे फिर एक आती ढांचा साफ बैठा है उसमें दोनों चीज तो हमारे पास, इन जो कमी है जो हमारा है उसके पास एक तो रेशनल डिपेंडेंस आती नहीं, ऑपरेशन आती नहीं। देखा कि पिछले से उसको एक कार इस्तेमाल
आगे दिया जाता है, वो सियासी तौर पर अपनी ऑपोजिशन के खिलाफ। दूसरा उसके पास फाइनेंशियल, तो इवेंचुअली है वो दुनिया के मुल्क, मैं समझता हूँ कि अशद होती सिर्फ एक कि भाई एग्जिस्ट करता है, आपको की तरफ सोचना भी नहीं है, फिर आजादी जो है फाइनेंशियल दिए बगैर जो है वो, तो इस सिमत में शायद पहले क्या है, लेकिन जो वो एक मासिक और मासिक के साथ करनी होगी जो आ रहा है वो, क्योंकि नहीं है कि वो क्राइम जाता है, कोई वाइट स्पेशल वहाँ पे वाइट के स्पेशल इन्वेस्टिगेटर्स बैठे हैं, प्रोसिक्यूटर स्पेशलिस्ट हैं, ना फोरेंसिक अकाउंटेंट, तो बहुत अमला ट्रेनिंग का हिसाब बदलना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि और माली आगाही तक गारंटी नहीं होगी तो नहीं, तो क्या ये जो नया कानून है, जो नई तरमीम है, ये स्क्रैप हो जाएगी फरूख सिंह साहब? देखिए, जो नई तरमीम है जो असेंबली से पास होके आ रही हैं, वो तो किसी के पास इख्तियार नहीं है कि उनको खत्म कर दिया जाए। मैं समझता हूँ कि जो मैंने दो चीजों का नाम दिया, कानून और आइन जिसके तहत ये इदारा चलेगा वो बनाना पार्लियामेंट का फर्ज है, वो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन जो ऑपरेशनल आज़ादी देना और फाइनेंशियल आज़ादी देना, मैं समझता हूँ कि जब तक वो इस इदारे के पास नहीं आएगी तो वो अपना काम साहब ये बताएं, क्योंकि आगे का रास्ता क्या है? यानी आगे इंटरेस्ट रेट और बढ़ेंगे, आगे पावर टैरिफ्स और बढ़ेंगे, आगे आपकी जो फ्यूल एडजस्टमेंट्स भी होंगे, यानी महंगाई है आगे, और जो IMF ने अभी नक्शा खींचा है उसके मुताबिक आपको मुस्तकबिल नजर क्या आ रहा है? जी, तो तीन सवाल इकट्ठे कर डाले आपने। महंगाई का जो सवाल है वो पहले ले लेते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ 22 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं उनके ऊपर जो सबसे बड़ा बोझ है, उनका जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो महंगाई के हवाले से। अब पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है उसके जो जराए हैं, उसके जो सोर्सेज हैं, वो मैं समझता हूँ दो हैं। एक जिसको हम कहते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी कि जब आलमी मंडियों में तेल की कीमत बढ़ती है तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान के अंदर भी हमें पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 90% तकरीबन तेल हम मुल्क के बाहर से जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। दूसरा कहलाता है जो पाकिस्तान के अंदर की महंगाई का जो सोर्स है, वो मैं समझता हूँ कि डोमेस्टिक कार्टेल्स, तो बड़े बड़े कार्टेल्स बड़े अच्छे से बने हुए हैं, जिसमें चीनी का कार्टेल है, खाद का कार्टेल है, अब बिजली का कार्टेल बहुत ताकतवर बन गया है। जब तक उनकी जो इकोनॉमिक्स में कहते हैं प्राइसिंग पावर, तो ये कार्टेल्स इकट्ठे होकर ये प्राइसिंग अपनी लेते हैं अवाम से, यानी कि अवाम की जेब से पैसा निकलता है और इन कार्टेल्स की जेब में भरता चला जाता है। तो जब तक हुकूमत की प्राइसिंग पावर जो है इन कार्टेल्स की उसको तोड़ती नहीं है, तो वो जो डोमेस्टिक सोर्स है महंगाई का, मैं समझता हूँ कि वो जिसको हम कहते हैं स्टिकी प्राइसिंग, तो वो प्राइस जब एक दफा बढ़ जाती है पाकिस्तान के अंदर तो वो कम नहीं होती। जो आलमी मंडियां हैं उनमें जब कीमत बढ़ती है उसका तो कंट्रोल पाकिस्तान की हुकूमत के पास नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक कार्टेल से तोड़ना जो है वो हुकूमत के पास इख्तियारात भी हैं, वहाँ पे मेरा ख्याल है कि सियासी नीयत। और जो अभिषेक साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि IMF ये कह रहा है कि आप इन्फ्लेशन को मॉडरेट करें, और वो जो मेजर टूल नज़र आ रहा है वो इंटरेस्ट रेट नज़र आ रहा है कि वो और चाहता है कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं। वो कह रहे हैं कि जो अभी बढ़ाया वो नेसेसरी था। उसमें ये कह रहे हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन 20% रही है जून में, तो हमने ये देखा ये तो प्राइस एडजस्टमेंट थी, ऑयल सब्सिडी हमने हटाई तो इम्पैक्ट आ गया, तो अभी भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये ज्यादा रहेगी। स्टेट बैंक भी कह रहा है 18 से 20% रहेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये तो एक वन ऑफ इवेंट था, अब तो प्राइसेस गिर रही हैं मार्केट में, तो आगे इन्फ्लेशन कम होनी है, फिर इंटरेस्ट रेट भी कम होने चाहिए ना उसके साथ। और क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी या नहीं होगी आप साहब? देखिए सफियान, इन्फ्लेशन तो अभी पाकिस्तान में मजीद आएगी जब आपका बिजली के नरख बढ़ेंगे, जब आपके गैस के 250% तक नरख बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली उससे इन्फ्लेशन होगी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का जो प्रायर एक्शन है 1 अगस्त को वो भी होगा, और उसके बाद अगर बजट का जो प्राइमरी सरप्लस है जो तरमीम शुदा बजट था जो पास हुआ वो 0.2% था, वो 0.4% है इस
डॉक्यूमेंट के मुताबिक, तो जाहिर है कि वहाँ पे भी हुकूमत को रेवेन्यू बढ़ाने होंगे। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्सेशन आएगी, तो महंगाई जो है, महंगाई में तो इजाफा होगा और ये भी बढ़ेगी। आल्दो कि इस वक्त आपके पास थोड़ा सा एक ब्रीदिंग कुशन है कि ब्रेंट की कीमत जो है वो आज $95 पर बैरल पे है, लेकिन ये हमें जहन में रखना होगा कि 2023 में महंगाई से छुटकारा हासिल करना मुश्किल है, और उस महंगाई को काउंटर करने के लिए स्टेट बैंक के पास जो एक स्ट्रेटेजी रह जाती है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए। गो कि हमारी महंगाई को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है डिमांड कम करने के लिए। आपकी डिमांड जो है वो इनलास्टिक है बहुत सी चीज़ों पे, एनर्जी जो है, पेट्रोल, डीजल, ये जिन लोगों को इस्तेमाल करना है वो करना ही करना है, उसकी कीमत जितनी भी आ जाती है तो उस पर कमी नहीं आएगी। इसी तरह से अगर फूड इन्फ्लेशन है तो फूड इन्फ्लेशन पे को और वो इम्पोर्टेड फूड है, जैसे कि आपके एडिबल ऑयल हैं, या अगर कल को आपको गंदम इंपोर्ट करना पड़ती है मज़ीद, तो वो चीज़ें जो है उनकी कीमत में तो कमी नहीं होगी। हाँ, सिर्फ ये होता है इससे कि जब आपकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो होगी और हुकूमत और IMF ये वजह तौर पे इस ओवर हीटिंग को जो कि पिछले 2 सालों से चल रही थी उसको वो कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रैक्शनरी पॉलिसीज हैं कि ग्रोथ जो है वो कम हो, तो जब ग्रोथ कम होती है आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली नीचे आती है। तो ये होगा जो फार्मूला, यानी पॉलिसी रेट बढ़ेंगे इस पूरे साल में, और इन्फ्लेशन जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, ग्रोथ को कम करने की। हुकूमत कह रही है 5% ग्रोथ होगी, स्टेट बैंक कह रहा है 3 से 4% होगी। ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन एक ब्रेक के बाद नाज़रीन और सवाल भी उठाएंगे इस हवाले से, खासतौर पे जो सियासी बयानिया दिया गया इस IMF प्रोग्राम के मुताल्लिक, इस पर भी गुफ्तगू होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने तफसीलन अहम तरीन तफसीलात IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के हवाले से आने वाली प्रेस रिलीज और इस पूरे मामले के ऊपर जो बयानिया तश्कील दिया इस पर गुफ्तगू करते हैं। आज पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट से बचा है तो इसका सेहरा किसके सर पर जाता है, और अब पाकिस्तान को इस सूरत हाल पे लाने का असल जिम्मेदार कौन है? फरूख सलीम साहब, पहले आपकी तरफ ये सवाल लेकर आएंगे। जी सफान साहब, बहुत कुछ तो जो IMF ने स्टेटमेंट शाया की है उसमें बहुत कुछ लिखा है। उसमें वो कहते हैं कि जो माजी की हुकूमत थी, जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उसने कुछ गलत फैसले किए और वो फैसले आलमी तेल के हवाले से थे, आलमी तेल की आलमी मंडियों में जो तेल की कीमत है उसके हवाले से। दूसरा वो कहते हैं कि फिर इसके बाद जो हुकूमत आई है, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, उसने फैसला साजी में सुस्त रवि का शिकार रही है। यानी कि पहली हुकूमत ने गलत फैसला किया तो वो उसने सब्सिडी दे दी तेल की कीमतों के ऊपर, और फिर उसके बाद जो हुकूमत आई उसने इस गलत फैसले को दुरुस्त करने में बड़ी देर कर दी। ये इंप्रेशन मिलता है अगर आप IMF की जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ें। और फिर IMF कहता है कि इन फैसलों के नतीजे में, एक गलत फैसले के नतीजे में और फिर इस फैसले की दुरुस्ती में देर करने के नतीजे में 2 मामला हुए पाकिस्तान के अंदर। एक तो ज़र मुबादला के ज़खायर गिर गए बड़ी तेजी से, और फिर रुपए की जो कीमत है डॉलर के सामने वो गिर गई। तो ये तो मैं समझता हूँ कि IMF जो है वो दोनों हुकूमतों को शायद जिम्मेदार ठहरा रहा है, एक को गलत फैसला लेने की वजह से, और दूसरी हुकूमत ने जो फैसला देर कर दी उसको गलत फैसले को दुरुस्ती के नतीजे में, दोनों को जिम्मेदार। दूसरा, अगर आज हम डिफॉल्ट रेट से बच गए तो इसका सेहरा किसके सर पे जाता है? ये तो देखिए कहानी शुरू होती है अप्रैल 11 से, जिस दिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया। अगर तो उसी सिमत में मुल्क को ले जाया जाता रहा, अगर तो जो करेक्टिव मेजर जिसको हम कहते हैं, जो गलत फैसलों की दुरुस्ती ना होती, तो फिर शायद अब तक पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर चुका होता। क्योंकि जिस तेजी से ज़खायर गिर चुके थे, जिस तेजी से ज़खायर गिर रहे थे,
जो क्वांटम था हमारी तजारती खसारे का, करंट अकाउंट के डेफिसिट का, और फिर जो अदम एतमाद का एक रिश्ता पैदा हो गया था पाकिस्तान और IMF के दरमियान। देखिए पिछले 18 महीने या 24 महीनों की अगर तारीख को आप गौर से देखिए तो जो पाकिस्तान की हुकूमत ने IMF के साथ किया वो बड़ा वादे तौर पे नजर आता है कि हम वादे कर लिया करते थे, उसके बाद IMF से किस्त वसूल कर लेते थे और फिर उन वादों की खिलाफ वर्जी शुरू हो जाती। यानी कि ये शौकत तरीन साहब ने भी ऐसे किया, उससे पहले जो वजीर खजाना थे हफीज शेख साहब, उन्होंने वादे किए थे, वादे करने के बाद किस्त वसूल कर ली गई थी और फिर शौकत तरीन साहब ने कहा जी कि मेरे पास तो एक जादू की छड़ी है और मैं उन वादों पे अमल दरामद नहीं करूँ। फिर दोबारा से यही हुआ, उन्होंने वादा किया कि पेट्रोलियम के ऊपर जो है वो इजाफी टैक्स लगाया जाएगा। फिर फरवरी की 28 तारीख को आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म साहब टेलीविजन पे आए और उन्होंने एक सियासी फैसला ले लिया जिसके ऊपर पेट्रोल की सब्सिडी दे दी गई। पाकिस्तान और आलमी जो मालियाती इदारे हैं उनके दरमियान शुरू हो चुका था और मैं समझता हूँ कि अगर वही हरकत जारी रहती, उसी सिमत में हम चलते रहते तो शायद अब तक पाकिस्तान और आबिद सुरैश साहब आपके नज़दीक अब जो हम यहाँ पर खड़े हैं यहाँ से भी हम निकले तो नहीं है, आउट ऑफ वुड्स अभी भी नहीं है, आगे का रास्ता कितना कठिन है यहाँ से आबिद सुरैश साहब, और कितने और मुश्किल फैसले अभी हमें करने हैं? ये काफ़ी देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो यही है कि जो कुछ IMF के साथ कमिट किया गया है अगर वो पूरा ना किया गया तो अगले राउंड्स में या अगले प्रोग्राम्स जो भी पाकिस्तान ले रहा होगा ये चीज़ें मज़ीद सख्त से सख्तर होती जाएंगी। सबसे बड़ा जो चैलेंज है हुकूमत के लिए इस वक्त वो प्राइमरी सरप्लस 0.4% ऑफ GDP लेके आना, यानी सूबे जो हैं वो भी अपना जो है खसारा कम करके और वो सरप्लस दे रहे होंगे और वफाक भी अपना जो आमदनी और अखराजात में अदम तवाज़न है उसको कम करके एक सरप्लस लेके आएगा, जो सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा बड़ा चैलेंज जो है वो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हैं। IMF जो था पिछले दिनों जिस चीज़ पे एजिटेट हुआ था वो पंजाब में जो ऐलान किया गया था 100 यूनिट से कम इलेक्ट्रिसिटी बिल को माफ़ करना IMF की कंसल्टेशन के बगैर, उस पर IMF थोड़ा सा इरिटेट हुआ था। IMF टारगेटेड सब्सिडीज देने के हक में है लेकिन उसके लिए हुकूमत को पहले एतमाद में लेना होगा IMF को कि उसके लिए रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है या अगर जारी अखराजात में कोई कमी की जा रही है तो वो कहाँ से की जा रही है ताकि ओवरऑल बजट का खसारा जो है वो मुतासर ना हो जो भी IMF के साथ डिसाइड हुआ है। अभी आज जो वज़ीर आज़म अनाउंस कर रहे होंगे पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी, एज लॉन्ग एज कि उस पर PDL और जो बाकी टैक्सेस हैं जो कि हुकूमत ने IMF से कमिट किए हैं वो हुकूमत लेती रहती है तो IMF को प्रॉब्लम नहीं होगा। ज़ाहिर अब $95 पर बैरल पे ब्रेंट चला गया है तो इसका रिलीफ मिलना चाहिए आवाम को, लेकिन अगर PDL जो है वो नहीं लिया जाता तो जाहिर है कि IMF उस पर भी एतराज़ करेगा। एक और जो चीज़ आप गवर्नेंस और एंटी करप्शन के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे थे उसमें दो इम्पॉर्टेंट प्रायर एक्शन है। पहला जो है वो एक रोबस्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसपे एसेट डिक्लेयर हो, स्पेशली ग्रेड 17 टू ग्रेड 22 के जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके और जो इलेक्टेड अनइलेक्टेड कैबिनेट मेंबर्स हैं जिसकी क्या आम लोगों तक रसाई हो जिस पोर्टल की। और दूसरा ये है कि हुकूमत से कोई भी जो 5 करोड़ से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हो उसके जो बेनिफिशरीज हैं उनकी मुकम्मल तफसीलात ये पेपरा वेबसाइट पे हों, तो ये दो चीज़ें जो हैं ये शफाफियत पैदा करेंगी। लेकिन जाहिर है कि इनको करने में बहुत से वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं वो हर्ट होंगे और वो कोशिश करेंगे कि इनको ताख़ीर का शिकार किया जाए। तो इस वक्त असल चीज़ जो है वो कम्युनिकेशन है IMF के साथ, सिंक्रोनाइजेशन है। तमाम हुकूमतों का बयानिया IMF के बारे में यकसा होता है, वो कोई भी हुकूमत अपनी मर्जी से IMF प्रोग्राम में नहीं जाती, कोई भी हुकूमत उसको पोलिटिकली ऑन नहीं करती और बादल खासा उस पर अमल करते हैं। और तमाम अपोजिशन जो है उसका मौजूदा अपोजिशन समेत उसका बयान ये एक होता है कि वो IMF को मुल्क का दुश्मन नंबर 1 करार दे रहे होते हैं। उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप टैग नहीं कर सकते कि किसने अच्छा किया किसने बुरा किया। तमाम हुकूमतें जो है जैसा कि मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि उन्होंने बादल खासा IMF प्रोग्राम में गए और उन्होंने इसकी वजह से ये हुआ और इसी वजह से IMF ने कहा है कि स्टेडफास्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ FY23 बजट और दीगर भी उन्होंने अपनी जो पॉलिसी प्रायोरिटीज़ हैं वो इस प्रेस रिलीज में डिफाइन की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद सुरैश साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बड़ी खबर IMF से नाज़रीन बिल आखिर आ चुकी है, उस खबर जिसका इंतजार था स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के हवाले से
वो खबर आ चुकी है। इस खबर के बाद यकीनी तौर पे पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है कैपिटल मार्केट्स में, इंटरनेशनली, यहाँ पर आपकी जो यील्ड्स हैं, जो डिफॉल्ट रिस्क के चांसेस हैं, उन सब के ऊपर मुस्बत असर पड़ना है। साथ साथ पाकिस्तान को और भी एक्सटर्नल इनफ्लोज आने की उम्मीद है। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।